ये ले लिया हमने हमारा पेन। तो हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। हालांकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा की मैं ऑलरेडी क्लास डाल चुका हूं जिसका नाम है मुख्य आर्थिक सूचक नाम से एक पहली क्लास डाल चुका हूं, जिसमें हम जीएसडीपी, एनएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, कृषि सूचकांक, औद्योगिक सूचकांक ये सब हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में थ्योरी से। ये उस पहली क्लास के लिए एक एमसीक्यू टेस्ट है छोटा सा, इसको देखना है। अगर ये क्लास आपने पूरी तरीके से पढ़ी है तो ये मेरी क्लास आपका जवाब दे सकते हो बिना अटके। तो देरी ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आर्थिक विकास के मुख्य सूचक हैं इनको हम पढ़ चुके हैं। अब इनका एक एमसीक्यू टेस्ट देख लेते हैं ताकि हमारी एसआई के लिए आर्थिक समीक्षा धीरे धीरे कंप्लीट होती चले। उसके बाद हम लाने वाले हैं अगली क्लास सारांश की, जिसमें हम ये जितने भी ये टॉपिक दे रखे हैं ना, कृषि, खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, ज्ञान आधारित व्यवस्था, ये 13 टॉपिक ये सारांश में देखने को मिलेंगे हमें एक ओवरव्यू के तौर पर। तो हम ये ओवरव्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक टॉपिक लेते हुए चलेंगे। तो ये मेरी क्लास छोड़नी नहीं है अगर आपको सब इंस्पेक्टर का एग्जाम फैड करना है तो, यानी कि आर्थिक समीक्षा अगर आपको पढ़नी है तो इसको मेरी पूरी सभी क्लास आपको देखनी होंगी और साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको ये उंगलियों पर याद हो जाए। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास पर हम लाने वाले हैं सारांश की। सारांश के बाद आएगी आपकी क्लास अध्याय की। अध्याय मतलब कृषि एवं खाद्य प्रणालियों रूपांतरण। उसके बाद आएगी स्वास्थ्य कल्याण की। उसके बाद आएगी शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की। भाई दोस्तों, अगर मेरी माने तो एक बात कहूँ कि आप राजस्थान जी के तो आपने बहुत पढ़ ली, एक बार आप ऐसा करो कि इस आर्थिक समीक्षा को पूरी को पढ़ो ध्यान से। क्योंकि राजस्थान जी के आप पढ़ो मत पढ़ो फिर भी आप उतना ही स्कोर करते हो। इससे बेहतर आप राजस्थान जीके के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि राजस्थान जीके में आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। भौगोलिक मिल जाएगा, जनगणना मिल जाती है, कृषि से संबंधित आंकड़े मिल जाते हैं, शिक्षा से संबंधित आंकड़े मिल जाते हैं, सभी योजनाओं का नाम आ जाता है। तो आर्थिक समीक्षा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम देरी ना करते हुए जो आर्थिक विकास के मुख्य सूचक की जो थ्योरी वाली क्लास थी वो हम पहले ही डाल चुके हैं, वो पढ़ लेना। अब उसका हम टेस्ट करने वाले हैं इस क्लास में कि हमें कितना याद है और कितना नहीं। अगर याद नहीं है तो दोबारा से हम उस क्लास को देखेंगे। अगर नहीं है, थोड़ा बहुत भी याद है वो क्लास, तो इस क्लास को हम आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हैं, आगे चलते हैं। और चैनल क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना हमसे। अगर राजस्थान सब इंस्पेक्टर नंबर पास होना है तो, क्योंकि मैं अधिनियम भी लाऊंगा जब आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हो जाएगी या फिर इसी बीच जब टाइम मिलता है, क्योंकि मैं खुद भी आप ही की तरह तैयारी कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा का पहला सवाल। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों यानी कि 2011-12 के हिसाब से जीएसडीपी कितना अनुमानित है। ये अगर हमने पढ़ी है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9,81,807 करोड़। इन और ऑप्शनों का भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। जो 18,75,413 करोड़ है, 18,75,413 करोड़ ये प्रचलित जीएसडीपी, 9,81,807 करोड़ है स्थिर जीएसडीपी। और जो इसमें से अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें यानी गिरावट को घटा दें तो हमारा निकल कर आता है ये 8,59,333 करोड़ एनएसडीपी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा वो क्या है, ये किसान हमारे राज्य पर लोन है, बैंकों के द्वारा दिया गया टोटल लोन 6,91,943 करोड़। 6,91,943 करोड़। ये आंकड़े तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, 9,81,807 करोड़। ये हमारा राइट आंसर। हालांकि ये सभी ऑप्शन आएंगे, मैं बार बार इनको बार बार बोलूंगा तो आप देखते रहना। ये आ गया प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी कितना है, अभी पढ़ा था हमने 18,75,413 करोड़। लेकिन हम जब इसमें से मूल्य आज को घटा देते हैं तो हमारा एनएसडीपी निकल कर आता है 16,85,118 करोड़। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी। ये हो गया एनएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर, ये प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी। और ये 5,02,412 करोड़ का ये हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल। आगे चलते हैं। स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना करते समय किस प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता जिससे ये असली ग्रोथ को दर्शाता है। होने को तो ये सभी शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय निकालने में काम आता है। जो गिरावट है ये मूल एनएसडीपी के काम आता है। ये गिरावट क्या है, मूल्यह्रास क्या है, हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। बस इसमें हम आंसर देने वाले हैं, जिसे हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महंगाई। यानी कि जो जीएसडीपी हम निकालते हैं प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर, यानी कि जो प्रचलित मूल्य हैं और जो स्थिर मूल्य हैं
करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। इसमें हम महंगाई को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इसमें महंगाई जुड़कर आती है, याद रखना है। तो इसका आंसर है सी, महंगाई। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों का मतलब है 9,81,815 करोड़ जो हमने पढ़ा था, उस पर कितनी वृद्धि दर देखी गई है? तो 8.66% की। और प्रचलित मूल्य जो हमने पढ़े थे 18,75,113 करोड़, 413 करोड़, उसका वृद्धि दर है 10.24%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8.66%। आगे चलते हैं। वित्तीय वित्तीय वर्ष 2025-26 में महंगाई के प्रभाव के साथ, यानी कि प्रचलित मूल्यों में हम महंगाई को जोड़ते हैं, राजस्थान की आर्थिक विकास की रफ्तार यानी वृद्धि दर कितनी है? तो 10.24%। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने। आगे चलते हैं कि स्थिर मूल्यों पर 25-26 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना? सेवा क्षेत्र का योगदान बताना। क्षेत्रवार योगदान पर आ चुके हैं हम। तो सेवा क्षेत्र का योगदान है स्थिर मूल्यों पर 46.46% और प्रचलित मूल्यों की बात करें तो 47.71%। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर 3 मुख्य स्तंभों यानी कि क्षेत्रों का योगदान घटता हुआ सही क्रम कौन सा है? स्थिर मूल्य पूछे चाहे प्रचलित मूल्य पूछे, तीनों क्षेत्रों का योगदान इसी क्रम में है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा का, स्थिर मूल्यों पर 46.46% है। फिर आता है उद्योग का जो कि 28.21% है। फिर आता है कृषि का जो कि 25.33% है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा, उद्योग, फिर कृषि। वित्तीय क्षेत्र स्थिर मूल्यों पर ही पूछ रहा है ये, कृषि संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का योगदान। तो स्थिर मूल्यों पर अभी पढ़ा था हमने 46.46% कृषि का हो गया और 28.21% उद्योगों का हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सॉरी, गलत हो गया क्या? कृषि का, सॉरी, अरे यार मैंने सेवा को बता दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25.33% कृषि का है और 28.21% उद्योगों का है, क्योंकि 46.46% तो सेवा का है। आगे चलते हैं। प्रचलित मूल्यों पर 2025-26 में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर, उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर घटा है भाई, 28.21% था पहले। 28.21% स्थिर मूल्यों पर 28.21% है, लेकिन घटकर 26.55% आ गया प्रचलित मूल्यों पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का योगदान कितना? प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का 47.71%, 47.71%। ये हमारा गलत है क्योंकि 26.55% तो उद्योग का है, 46.46% सेवा का ही है, लेकिन स्थिर मूल्यों पर है। आगे सेवा क्षेत्र का हो गया। कृषि क्षेत्र का योगदान है 26.55% भी नहीं है क्योंकि उद्योगों क्षेत्र का प्रचलित मूल्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25.74%। प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान है 25.74% और प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान है 47.71%। राइट आंसर ऑप्शन बी। जब सरकार राज्य घरेलू उत्पाद में से संपत्तियों की घिसावट को घटा दिया जाता है यानी कि मूल्यह्रास को जीएसडीपी में निकाल देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनएसडीपी निकलता है। डिप्रिसिएशन घटाते हैं जब। ये सब आपको मेरी पिछली क्लास में मिल जाएगी पूरी जानकारी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है यानी एनएसडीपी कितना है स्थिर मूल्यों पर? तो वैसे जीएसडीपी कितना था? 9,81,807 करोड़ था। जब अगर इसमें से हम घटाते हैं तो हमारा निकल कर आता है 8,59,333 करोड़ रुपए का, यानी कि यही है हमारा एनएसडीपी। राइट आंसर ऑप्शन सी। जीएसडीपी याद रखना, 9,09,81,807, 9,81,807, 9,81,807। 2-3 बार बोलो दोस्तों, 9,81,807, 9,81,807, 9,81,807। ये हमारा जीएसडीपी है। जब इसमें से हम गिरावट घटा देते हैं तो निकल कर आता है 8,59,333, 859,333। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और जो ये नीचे डी ऑप्शन है ये हमारा प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है, डी ऑप्शन जो हमारा दे रखा है। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना करोड़ रुपए है? शुद्ध राज्य प्रचलित मूल्यों पर पूछ रहा है ये एनएसडीपी। तो ये है एनएसडीपी, बस जीएसडीपी है हमारे 18,75,413 करोड़। जब इसमें से हम मूल्यह्रास को हटाते हैं तो निकल कर आता है 16,85,118 करोड़। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
प्रति व्यक्ति आय की गणना किस तरह करते हैं? तो जी एनएसडीपी यानी कि जीएसडीपी में से जब हम मूल्यह्रास को घटाते हैं तो एनएसडीपी निकल कर आता है, और जब एनएसडीपी में भाग देते हैं कुल जनसंख्या का तो हमारा निकल कर आता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान के नागरिक की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पूछिए राजस्थान की, तो याद रखना 1,03,000 को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 1,03,189 है। यही है हमारी स्थिर मूल्यों में प्रचलित प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पहले 95,762 थी, अब बढ़कर 1,03,189 हो गई है एक साल में ही। और ये हमारी प्रचलित कीमतों पर है जो 2 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। 16 स्थिर मूल्यों पर पिछले वर्ष की प्रति व्यक्ति आय 95,762 की तुलना में वर्ष 2025-26 में इसमें क्या प्रवृत्ति देखी गई है? बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। कैसे? कि 1,03,189 हो गई है 95,762 पैसे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये रहा 1,03,189 हो चुकी है 95,762 से बढ़कर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इतिहास में पहली बार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 2 लाख के पार पहुंची है। वर्ष 2025-26 में यह कितनी दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2,02,349 रुपये दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न, राज्य में बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क हो, बिजली घर हो, बांध हो, इन सभी पर सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा कुल पूंजीगत निवेश को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। और इस समय कितना है इसका आगे प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 में जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण के लिए वर्ष 2025-26 का डेटा अप्राप्त होने के कारण किस वर्ष का डेटा नवीनतम उपलब्ध माना गया है? यानी कि 25-26 का डेटा नहीं आया है, 24-25 के डेटा को ही यूज किया गया है इसमें। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कुल सकल स्थायी पूंजी निर्माण राशि कितनी बताई गई है? तो वो है 5,02,412 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारा टोटल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल पूंजी निर्माण राशि राज्य के जीएसडीपी का कुल कितना परसेंट है? यानी कि जो 5,02,412 करोड़ था, इतना याद रखना 5,02,000 करोड़ है। 412 को छोड़ दें, वैसे छोड़ना मत, 412 भी बहुत हो गए, करोड़ों में बात चल रही है। तो 502 याद रखना, 5,02,000 करोड़ के आसपास हमारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट है, इतना याद रखना 5,02,412 है। नवीनतम आंकड़ों उपलब्ध कुल पूंजी निर्माण जीएसडीपी का, जो कि जीएसडीपी का 29.53% है। 46.46% ये सेवा क्षेत्र का योगदान है स्थिर कीमतों पर। 10.24% जो प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी है उसकी ग्रोथ रेट है। 8.66% जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पर उसकी ग्रोथ रेट है। आगे चलते हैं। कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? वही 2005, 6, 6, 7, 7, 8 यानी कि 100। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 2005 से 2008। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार पूरी तरह संशोधित अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का कृषि उत्पादन सूचकांक कितना दर्ज किया गया है? कृषि उत्पादन सूचकांक 100 पर हम निकाल कर देखते हैं तो आता है 243.55। ये जो 153.29 है ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, 243.55 कृषि उत्पादन सूचकांक है, और 399 और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये 283.98 लाख मेट्रिक टन ये कुल खाद्यान्न उत्पादन है। ये 399.74 है ना, ये थोक मूल सूचकांक है। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान कुल खाद्यान्न उत्पादन अभी पड़ा था 283.98 लाख मेट्रिक टन, जो कि घटा है, पहले था 309.62 लाख मेट्रिक टन और घटकर आ गया 283.98 लाख मेट्रिक टन, यानी कि इसमें आपके इस कुल खाद्यान्न उत्पादन कमी देखी गई है। आगे चलते हैं। 153 हमने पढ़ ही लिया है, 153 लाख मेट्रिक टन नहीं है, ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है क्योंकि 153.29 है इस समय। और 243.55 लाख मेट्रिक टन नहीं है, ये 243 क्या है अपना कृषि उत्पादन सूचकांक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कुल खाद्यान्न उत्पादन के तुलनात्मक विश्लेषण के संबंध में सत्य कथन चुनिए। पिछले साल उत्पादन 309.62 लाख मेट्रिक टन था, अतः इस साल उत्पादन बढ़ा है नहीं, इस साल उत्पादन घटा है। इसका राइट आंसर ये गलत है क्योंकि 309 से 283 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। पिछले साल की तुलना में इस साल कुल खाद्यान्न उत्पादन कमी आई है, हाँ ये सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
पिछले साल इस साल का खाद्यान्न उत्पादन बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल नहीं, कमी आई है और कोई पुराना डेटा नहीं दिया गया है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिछले साल की तुलना में इस साल कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है। आगे चलते हैं, राज्य के उद्योग जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, बिजली, इन सब की उत्पादन क्षमता को मापने वाला जो पैमाना है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उसका आधार वर्ष क्या है? 1999-2000 है, याद रखना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये गलत है, 1999-2000 नहीं है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 2011-12 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नवंबर 2025 तक के अंतिम डेटा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? 153.29। 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं। मेरी क्लास छोड़ना मत, अब बस आपने पहली क्लास देखना, 2 बार देखना, उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में बता देना, अगर पीडीएफ चाहिए तो ही दूंगा, वरना मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। दूसरी क्लास की जो मैंने आपको पहली क्लास डाली उसका इसमें रिवीजन हो जाएगा, इसकी भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में बता देनी है आपको। अगला प्रश्न है, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000। बिल्कुल सही है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000। यह भारत सरकार का आधिकारिक आधार वर्ष है, नहीं, ये राजस्थान सरकार का है, केवल राजस्थान सरकार का है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह सूचकांक केवल खुदरा बाजार ट्रैक करता नहीं, ये थोक बाजार को ट्रैक करता है। इसका उपयोग बैंक लोन दर तय करने में होता नहीं, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह केवल राजस्थान सरकार इस आधार वर्ष का उपयोग करती है। दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक है और थोक महंगाई दर, ये कितनी रही है? थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो वो है 399.74, और जो अगर थोक महंगाई दर की बात करें तो वो रही है 0.76%, यानी कि 0.76%, याद रख लेना आप। वैसे पॉइंट के बाद 7-6 बोलते हैं, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से आप 0.76% याद रखना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 30 है, दिसंबर 2025 तक राजस्थान के सभी सरकारी और निजी पावर प्लांट को मिलाकर कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी मेगावाट हो गई है? 31,556 मेगावाट हो चुकी है, इसका राइट आंसर है, यानी कि 31,556 मेगावाट हो गई है। और ये हम देख ही चुके हैं, 6,91,943 मेगावाट क्या है, मैं हमें बता चुका हूँ, ये मेगावाट नहीं है, ये कॉमर्शियल बैंकों द्वारा दिया गया हमारा राजस्थान में टोटल लोन है। ये मैं इसका प्रश्न इसमें नहीं लाया हूँ, बस आपको ये आंकड़ा याद रखना है। राजस्थान में चाहे उद्योगों के लिए लिया गया लोन हो, चाहे किसानों ने लिया हो लोन, चाहे कोई भी लोन हो, कॉमर्शियल बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया राजस्थान में कुल लोन कितना है? 6,91,943 करोड़ रुपए है। पहले था 6,11,000 के आसपास, अब है 6,91,943 करोड़ रुपए। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है, सितंबर 2025 तक राजस्थान में संचालित सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नागरिकों, उद्योगों, किसानों दिया गया कुल लोन कितना दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अब आज के लिए इतना ही, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्लास को लेकर, सारांश को लेकर। तो प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अगर पसंद आई हो और इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताना। जय भारत, जय राजस्थान, राम राम सा।